नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप यहाँ नए हैं तो मेरा नाम है मैनुअल रिकैप और आज हम बात करने वाले हैं हेवनली डीमन रीबॉर्न के बारे में। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं। द हेवनली डीमन वॉन्ट्स अ पीसफुल लाइफ। लेकिन सच बोलूं तो इस लौंडे का पीसफुल लाइफ जीने का कोई इरादा ही नहीं है। सबसे पहले तो स्टोरी शुरू होती है जब बंदा ऑलरेडी एक खूबसूरत फियांसे से एंगेज्ड है, फिर भी पहले 30 दिनों में ब्रॉथल पहुंच जाता है, कहकर कि वो अपने बॉडी की वाइटैलिटी वापस लाने की कोशिश कर रहा है। उसका सबसे पहला मूव देखना कि उसके पास अभी भी कोई पावर बचा है या नहीं, एक बेचारी मेड पर अटैक करके। अगर वो इतना कमज़ोर ना होता तो उसी वक्त मर गया होता। सिर्फ पहले हफ्ते में ही उसने रीजन के सारे बड़े ग्रुप्स के लीडर्स को उड़ा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो सिर्फ मसाज पार्लर्स के लायक है। और ये सब वो तब कर रहा है जब उसका बॉडी बिल्कुल खराब हालत में है। अपनी पिछली जिंदगी में उसने इंसानी शक्ति की सबसे ऊपर वाली लिमिट तक पहुंच लिया था, लेकिन बाद में समझा कि उसका रास्ता सिर्फ मौत की तरफ जा रहा था। अब अपनी दूसरी जिंदगी में उसके पास सबसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन बॉडी सबसे बेकार मिल गई। फिर भी उसने कसम खाई है कि इस बार वो किसी भी इंसान से ज्यादा आगे जाएगा। ये कहानी है उस इंसान की जो एक बार दुनिया के टॉप पर था और अब दोबारा उस ताकत की कुर्सी तक लौटने के लिए अपना रास्ता चीर रहा है, जबकि सब कुछ उसके खिलाफ है। आंधनी रात में कुछ ट्रूप्स आसमान में उड़ते सेलेस्टियल डीमन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो पूछता है, क्या बस खून और डर चाहिए तुम लोगों को? आर्मी अटैक कर देती है और वो कहता है, अगर यही चाहिए तो यही मिलेगा। सबकी बॉडीज फटने लगती है और आसमान लाल हो जाता है, खून बरसने लगता है। वो कहता है, तुम लोग बहुत कमजोर हो। बाकी बचे हुए सोल्जर्स तलवार निकालने से भी घबरा रहे हैं। वो एक और अटैक के लिए रेडी होता है, लेकिन सोल्जर्स हिम्मत करके उस पर रश करते हैं। डीमन कहता है, आज तुम लोग डिमोनिक हाथ्स की पावर समझोगे। जमीन हिलने लगती है और एक जाइंट हाथ बाहर आता है। आर्मी भागने लगती है, लेकिन वो हाथ उन्हें कुचलकर खींच लेता है। जो लोग मर रहे हैं सोच रहे हैं, क्या ऐसा कुछ पॉसिबल भी है? इतने लोग मिलकर भी एक बंदे को नहीं हरा पाए। फिर वो हाथ आसमान में बंद हो जाता है और एक बार फिर खून बरसने लगता है। डीमन मुस्कुराता है और पूछता है, अगला चैलेंजर कहाँ है? लेकिन बैटलफील्ड, जो अब लाशों से भरा हुआ है, बिल्कुल शांत है। तभी उसे कुछ महसूस होता है और वो अपने सीने को पकड़ता है। खून थूकता है और एक काला धुआं उसकी तरफ बढ़ता है। ये उस डिमोनिक आर्ट के इस्तेमाल का प्राइस था। वो उन गिन गिन के सोल्स को कंज्यूम करके जो एब्सोल्यूट पावर ले आया था, उसका प्राइस अब चुका रहा था। उसका मानना था कि एक दिन वो इस कर्ज को तोड़ देगा, एक ऐसा कर्ज जो किसी ने कभी नहीं तोड़ा। लेकिन एरोगेंस उस पर भारी पड़ गया। अंधेरे के बीच से कुछ पर्पल आइज उस पर टिकती है। जब वो नीचे देखता है, जमीन से कुछ चेन्स निकलती है जो उसके हाथ, पैर और गर्दन को बांध लेती है। वो लगता है जैसे किसी खाली अंधेरे में तैर रहा हो। वो पूछता है, क्या कोई मुझे हेल में खींचने की कोशिश कर रहा है? फिर वो एक चीख मार के कर्ज तोड़ देता है, कहता है, मैं मजबूर नहीं बनूंगा। तभी एक लाइट चमकती है उसके सामने और उसका बॉडी डिसइंटीग्रेट होने लगता है। तब उसे समझ आता है कि उसने जो डिमोनिक आर्ट अपनी जिंदगी भर यूज की, वो कभी छोड़ने लायक था ही नहीं। अगर एक और जिंदगी मिलती तो वो एक अलग रास्ता चुनता। वो कहता है कि वो एक पीसफुल और क्वाइट लाइफ चाहता है। लेकिन भाइयों, मैं चैप्टर 5 तक पढ़ चुका हूं और गारंटी दे सकता हूं, बंदा पीसफुल लाइफ तो बिल्कुल भी नहीं चाहता। टाइप के एक क्लासिक सीन में एक लेक के सामने लड़का खड़ा है। तभी मेड सुजू आती है और कहती है, चलो खा लो, ठंडा हो जाएगा। लड़का हाथ उठाता है और उस पर ऐसा स्लैश करता है जैसे उसकी गर्दन ही काटनी हो। वही है बुक्ता, हमारा रीइनकार्नेटेड सेलेस्टियल डीमन। ऑब्वियसली लड़की अभी भी जिंदा है क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। वो बस टेस्ट कर रहा था। सिंपल बात है, अगर उसके पास थोड़ी भी पावर होती
तो लड़की गई थी। लड़की एक अजीब सी नज़र से देखती है, कहती है कि आजकल वो बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है। वो उसे तुरंत उसके कमरे में भेज देती है, जबकि वो बस अपने हाथ को देखता रह जाता है, हैरान होकर। वो यकीन नहीं कर पा रहा कि वो एक गर्दन भी नहीं काट सका और कि उसका जन्म इतने बेकार बॉडी में हुआ। जब वो पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखता है, कहता है, मुझे ये चेहरा नफरत देता है, एक लड़की जैसा लगता है। थोड़ी देर बाद लंच के वक्त वो सिर्फ चॉपस्टिक्स पकड़ने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। वो बार बार कहता है, ये बॉडी तो कचरे से भी बेकार है। सुजू उसे समझाती है कि सब ठीक हो जाएगा। वो चाहती है वो शांत हो जाए। वो कहती है कि इस बार एक बहुत स्किल्ड डॉक्टर आ रहा है, लेकिन बुब्ता कहता है, क्या करेगा वो डॉक्टर जिसका नाम तक मैं नहीं जानता। वो कहती है, थोड़ा पॉजिटिव सोचो, सब सही हो जाएगा। लेकिन ये सच है, उसे रीइनकार्नेट हुए 10 दिन हो चुके हैं इस घटिया बॉडी में। वो अब वुहान का सेकंड सन है, शहर के बेस्ट मर्चेंट का बेटा। जैसे ही वो उठता है, उसके चेहरे पर हाथ रखता है, तुरंत लोग भाग कर आते हैं, ब्लड प्रेशर चेक करने, पानी देने, उसकी ड्रेसिंग करने। उसका बॉडी इतना बेकार है कि वो खुद से खाना भी नहीं खा सकता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, उसे अपना खूबसूरत चेहरा पसंद नहीं। मजाक लगता है, एक टाइम पर दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान आज सिर्फ जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो अपनी हर एक एनर्जी का ड्रॉप यूज कर रहा है सिर्फ जिंदा रहने के लिए। और उसे पता है, सबसे फास्ट रिकवरी तब होगी जब वो दूसरों की सोल एनर्जी चुरा सके। अगर वो वही पुराना डीमन होता तो सिर्फ मार के सोल ले लेता। प्रॉब्लम ये है कि अब वो इतना वीक है कि वो भी नहीं कर सकता। वो बैठकर सोचता है, कभी भी मर सकता है, लेकिन वुहान भी नहीं चाहता कि वो मरे, क्योंकि उसे एक रेयर अपॉर्चुनिटी मिली है। उसके मरने से पहले उसे एक रियलाइजेशन हुआ डीमोनिक आर्ट्स के बारे में। अब उसे फाइनली समझ आ गया था कि गलत रास्ता कौन सा होता है, और अब वो उस ज्ञान का उपयोग करके एक बिल्कुल अलग रास्ता चुन सकता है। फिर वो सूसू को बुलाता है और कहता है, आज मैं बाहर जा रहा हूं। सूसू पूछती है, कहाँ जाने का प्लान है? बताओ, मैं ले चलूंगी। पर वो मुस्कराता हुआ कहता है, कोर्ट्स हाउस, यानी कि मसाज पार्लर या ब्रॉथल। सूसू पहले तो कैजुअली कहने वाली थी, अच्छा है जानकर, लेकिन फिर उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। वो थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछती है, क्या तुम हर्ट हो? सब ठीक तो है? उसे लगता है सूसू इतना कंफ्यूज क्यों हो रही है, तो वो पूछता है, तुम इतना शॉक्ड क्यों हो? सूसू सिर्फ कहती है, अगर ऐसा है तो मेरे बजाय गार्ड स्वन तुम्हारे साथ चले तो बेहतर होगा। फिर भी वो कह देती है, तुम कुछ अजीब बिहेव कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से। वो कहता है, अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो चलो तुम ही चल लो। सूसू ऑब्वियसली मना कर देती है। वो अकेले निकल जाता है। थोड़ी देर बाद सूसू उसके कंधे पर एक क्लोक डालती है और सोचती है, पिछले कुछ दिनों से ये बिल्कुल बदला बदला लग रहा है, और अब सीधा कह रहा है कि ब्रॉथल जाना है। तभी जिन आता है और पूछता है, बॉडीगार्ड कहाँ है? सूसू कहती है, टेंशन मत लो, वो बंदा हमेशा से यंग मास्टर की प्रोटेक्शन के लिए ट्रेंड है। फिर वो जेंटली कहती है, खुद पर इतना हार्ड मत हो जाओ। वो कहता है, क्यों? सूसू बोलती है, लगता है जैसे तुमने सब कुछ छोड़ दिया हो। तुम्हें थोड़ा खुद को चीयर अप करना चाहिए। वैसे भी डॉक्टर तो घर पे ही है। आर्टिजन सोचता है, अब जब उसकी पावर एक सामान्य इंसान के बराबर हो गई है, तभी वो समझ सकता है लोग असल में क्या महसूस करते हैं। सूसू उसकी असली केयर करती थी, और वो बुरा नहीं था। तभी वो गेट की तरफ देखता है और कहता है, वो आ गया। बाहर से कोई छींकता है और सूसू शॉक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता चला? वो सोचता है, ऑफ कोर्स पता चला, उस आदमी का ऑरा ही कुछ और है। गेट खुलता है। टॉने उस आदमी को घूरता है। शिन किम इंट्रोड्यूस करता है खुद को। काफी टाइम हो गया जब से यंग मास्टर ने बुलाया था। प्रोटैगनिस्ट सोचता है, ये बंदा तो खुद एक ब्लेड का अवतार लगता है। इतनी रिफाइंड एनर्जी है इसमें, मुश्किल है मानना कि ये सिर्फ बॉडीगार्ड है।
शायद मेरे फादर का मर्चेंट ग्रुप इतना नॉर्मल भी नहीं है। कुछ देर बाद वो लोग ग्रैंड बैटलफील्ड मैंशन यानी हाउस ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेस पहुंचते हैं। हॉल से उतरते हैं और एंट्रेंस पर क्यूम बोलता है, मैं यही रुकूंगा। प्रोटैगनिस्ट हैरान होकर कहता है, बाहर हो, फिर भी यहाँ खड़े रहोगे? कुंगविन कुछ समझाने ही वाला था, पर तौने पूछता है, क्या तुम श्योर हो कि कुछ होने से पहले मुझे बचा सकते हो? बेचारा कुंगविन कुछ बोल भी नहीं पाता और ता ऑलरेडी आगे चलते हुए बोलता है, चलो आज थोड़ा फन करते हैं। कुंगविन बोलता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। ता कहता है, मज्जा नहीं ले सकते या मेरी बात नहीं मानोगे? एक नज़र ही काफ़ी थी। कुंगविन का बॉडी हिल गया। ता पास आकर बोलता है, मज्जा ले लो या ना लो, पर कम से कम पास तो रहो। कुंगविन सिर झुकाकर कहता है, समझ गया। अंदर जाते ही लड़कियां डोर खोलती है। सबको पता चल जाता है ये लड़का तो हंगामा करने आया है। कुछ लड़कियां बजा रही होती है। सब चिल कर रहे होते हैं। तसीन पूछता है, बॉडीगार्ड कहाँ है? एक लड़की कहती है, बाहर वॉच पर है। सबको समझ आता है बाय द बुक टाइप का बंदा है। एक लड़की अल्कोहल सर्व करने आती है। तसीन कहता है, आज तबीयत ठीक नहीं, सिर्फ तुम लोग ही पियो। लड़कियां हैरान हो जाती है, फिर आई क्यों हो? तब तसीन कहता है, मैं सुनना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं, खासकर सेकंड सन के रूप में। वो हर एक से सच्चा जवाब मांगता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है लोग कहते हैं उसके हिस्से सिर्फ 1000 गोल्ड कॉइन्स, एक छोटी हवेली और कुछ कोर्ट्स हाउस आएंगे, जबकि उसका भाई तेसु मेजर फॉर्चून इनहेरिट करेगा। ये सुनकर तसीन कहता है, बस इसी के लिए तो आया था। घर पर तो कोई ये सब कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर वो उठता है और कहता है, अब चलो शुरू करते हैं। सबको हैंडल करना मुश्किल होता तो कहता है, आज सिर्फ एक को चुनता हूं। उसकी आंखों से सिग्नल मिलता है और एक लड़की रायन समझ जाती है कि वह चुनी गई है। नेक्स्ट सीन में वो बेड पर होता है। रायन आती है। वो पूछता है, कितने साल से काम कर रही हो? रायन कहती है, 10 साल। वो मुस्कराता है, एक्सपीरियंस तो बढ़िया है, तो चलो शुरू करें। बाहर लड़कियां गॉसिप कर रही होती है। वो रायन को क्यों चूज किया? एक लड़की क्वाइटली सब देख रही होती है। तभी एक तेज आवाज मोर्निंग पूरी बिल्डिंग में गूंजती है। सब शॉक, साउंड प्रूफिंग फेल हो गई क्या? गार्ड तक बोलता है, इम्प्रेसिव साउंड्स, लेकिन असल में वो टेक्निक यूज कर रहा होता है। रायन के माइंड से कुछ एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जब वो बाहर आता है, किलवान पूछता है, सब ठीक? वो स्माइल करता है, बेटर दैन एवर। डाउनस्टेयर्स सब लड़कियां उसे देखती है। थोड़ी देर बाद वो रायन से पूछती है, क्या हुआ? रायन जिंदा तो होती है, लेकिन लगता है जैसे कोई मिरेकल हुआ हो। उसका स्किन चमक रहा था, आईलैशेस लंबी, बालों में शाइन। सब सोचती है, क्या उसने कोई एलिक्सर दिया? रायन कहती है, मुझे याद नहीं क्या हुआ, पर मैं रीबॉर्न महसूस कर रही हूं। तभी सूसो लॉन्ड्री कर रही होती है। सोचती है, क्या वो कोर्ट हाउस में फेंट हो गया क्या? तभी गेट खुलता है। वो वापस आ गया। सूसो भागती है, तुम सच में वहां गए थे और जिंदा लौट आए? वो कहता है, केम वान से पूछ लेना। केम वान ऑकवर्ड खड़ा होता है, जैसे कहना नहीं चाहता। बैक इन हिज रूम वो एब्जॉर्ब की गई एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करता है, पर उसे रियलाइज होता है उसने जो लिया था वो लाइफ एनर्जी नहीं थी। पहले वो जब एनर्जी एब्जॉर्ब करता था लोग मर जाते थे, पर इस बार उसने सोल, थॉट्स और बॉडी को प्यूरिफाई करके एक क्लीन एनर्जी एब्जॉर्ब की थी। और वही रियलाइजेशन उसे मिला था जब वो डिसइंटीग्रेट हो रहा था कि उसका पहले का रास्ता गलत था। इसलिए वो कोर्ट्स हाउस गया था अपनी नए तरीके की शुरुआत के लिए। वो औरतें डेफिनेटली लाइफ में बहुत कुछ झेल चुकी थी, इसलिए उसे ऑलरेडी पता था कि उनके अंदर बहुत कुछ होगा प्यूरिफाई करने के लिए। लेकिन फिर भी उसके लिए सबसे बड़ी दिक्कत थी उसका गंदा और कमज़ोर बॉडी। लगता है उसे अब उस हाउस में काफ़ी बार आना पड़ेगा। 10 दिन बीत जाते हैं और लड़कियां
चाहे वो लड़के हो या लड़कियां। सब हॉल में दौड़ रहे होते हैं शॉक्ड होकर, कह रहे होते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी देखकर विश्वास नहीं होता, स्पेशली उसके इतने कमजोर बॉडी के साथ। सब उससे मिलने के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उसके प्यूरिफिकेशन के बाद विजुअल अपग्रेड मिलता है, और ऊपर से वो किसी रिच फैमिली का बेटा है। तो अगर किसी से उसका दिल लग गया तो समझो उस लड़की की लाइफ सेट हो गई। हॉल के अंदर सब उसे देखते ही फ्लर्ट करने लगते हैं, वो भी कॉम्प्लीमेंट्स बरसा रहा होता है। लेकिन एक लड़की साइड में इग्नोर फील कर रही होती है। हाउस की मालिक तिशी गुस्से में होती है कि ये लड़का रोज रोज क्यों रहा है। एक मिस्टीरियस आवाज पूछता है, साउंड प्रूफिंग और स्ट्रॉन्ग कर दे। तिशी कहती है, ऑलरेडी सब ट्राई कर चुकी हूं, कोई फायदा नहीं। जब भी ये लड़का आता है रूम के अंदर सिर्फ चीखने की आवाजें सुनाई देती है। बाकी कस्टमर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं। फिर वो कहती है, तुम्हें अजीब नहीं लगता कि ये आदमी जो डेथ बेड पे था अचानक से इतना एक्टिव कैसे हो गया, और अपनी फैमिली के खुद के कॉटसन हाउस होते हुए भी ये यही क्यों आ रहा है। शैडो कहता है, क्या इनकी प्लानिंग का पता लगाएं। तिशी बोलती है, अभी नहीं, ये सिटी के सबसे पावरफुल मर्चेंट ग्रुप है, पहले मुझे पता लगाना होगा कि अंदर चल क्या रहा है। तब तक हमारा लड़का हॉलवे में चल रहा होता है और सब लड़कियां उसके पीछे दीवानी सी भाग रही होती है। वो सोचता है, आज थोड़ा टफ चैलेंज ट्राई करते हैं, कहाँ है वो। फिर वो एक अटेंडेंट से कहता है, सब वर्किंग गर्ल्स को बुलाओ। वो बंदा कंफ्यूज हो जाता है, जो सबसे ब्यूटीफुल और पॉपुलर है वो तो ऑलरेडी यहाँ है, बाकी तो वो है जिन पे कोई ध्यान नहीं देता। लेकिन हमारा लड़का ऑलरेडी एक को स्पॉट कर चुका होता है। वो क्राउड के बीच से चलते हुए कहता है, ध्यान किस पे जाएगा ये मैं डिसाइड करता हूं। सब लड़कियां इरिटेट हो जाती है जब देखती है कि वो सबसे अगली लड़की की तरफ जा रहा है। वो उससे पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा। वो कहती है, ड्योंग। वो बोलता है, नाइस टू मीट यू, आज तुम्हारी जरूरत है। बाकी सब लड़कियां विस्पर कर रही होती है। इसका टेस्ट तो अलग ही लेवल का है। वो हॉलवे में चलते हुए नोटिस करता है कि उस लड़की के अंदर बहुत ही डिप्रेसिव एनर्जी है, मतलब प्यूरिफाई करने लायक परफेक्ट कैंडिडेट। अब उसकी बॉडी थोड़ी रिकवर हो गई थी तो टाइम था एक टफ चैलेंज का। वो डोर को तोड़कर अंदर आता है, रुकता है और फिर मुस्कुराता है। देखो तो जरा, ये कौन हरामी लोग हैं। वो चिल्लाता है, किम, तलवार लाओ। तलवार मिलते ही वो उसे हवा में फेंकता है और ब्लेड सीधा बेड के ऊपर सीलिंग में जा लगता है। ब्लड ड्रिप करता है। सब रियलाइज करते हैं कि रूम में एक असैसिन छुपा था। लड़का कहता है, जिंदा रह गया साला, मुझसे गलती हो गई। किलवीन उसे पकड़ लेता है, लेकिन लड़का थोड़ा इरिटेट हो जाता है कि उसे फिनिश नहीं कर पाया। ब्लड देखकर ड्योंग ज्यादा थ्रिल्ड नहीं होती, लेकिन लड़का कहता है, क्यांग तू हैंडल कर ले, मुझे लड़की से इंपॉर्टेंट काम करना है। फिर ड्योंग से कहता है, तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा सोल चूस लूंगा। हाँ, तू लिटरल सेंस में कह रहा है ना, वरना दूसरे सेंस में तो इतनी बड़ी बात बोलने की औकात नहीं होती। मैंशन में वापस एक लड़की बोलती है, मुझे सुना है सेकंड मास्टर रोज रात को क्वाडसन जा रहे हैं। दूसरी लड़की गार्डियन कहती है। सब लोग उन्हें किंग ऑफ द हाउस ऑफ फ्रेमर रोजेस बोल रहे हैं या मैन ऑफ अनमैच्ड पोटेंसी। तब एक लड़की गुस्से से टेबल पे हाथ मारकर कहती है, मुझे अभी उसके पास ले चलो, अभी के अभी। उसका नाम है यॉन हम, हमारे हीरो की फियांसे। तो हाँ, ये बंदा 10 दिन से डेली लेडीज के पास जा रहा है, जबकि उसकी एंगेजमेंट भी है। पागल है सच में। हम कहती है, मैं अभी उससे मिलने जा रही हूं। तब तक एक सर्वेंट हमारे लड़के को बताने आता है कि घर वापस चलो। पर सबसे पहले लड़का ये जानना चाहता है, किलवीन ने उस असैसिन का क्या किया। क्यांग कहता है, उसे प्रिजन में डाल दिया। वो बोलता है, अच्छा किया, चलो अब निकलते हैं। लेकिन सर्वेंट सोचता है, ये वही मास्टर है ना, पहले जैसा बिल्कुल नहीं लगता, एनर्जी चेंज हो गई है। असैसिन को मार दिया, ये बंदा तो कंप्लीटली अलग हो गया है। थोड़ी देर बाद
जब वो मैंशन वापस आता है तो काफी कॉन्फिडेंट होता है। बॉडी थोड़ी रिकवर हो चुकी होती है, पहले जैसा कूड़ा नहीं लगता। छोटी सी जीत से खुश होकर उसे लगता है मैं सच में बदल रहा हूं। तभी अचानक रुकता है। ये दोनों मेरे सामने कौन है? और ये लेफ्ट वाली मुझे घूर क्यों रही है? एक लड़की कहती है, क्या ये सच है कि तुम रोज कॉर्सन हाउस जा रहे हो? लड़का कंफ्यूज्ड, ये कौन है भाई? हम बोलती है, क्या तुम अपनी एंगेजमेंट से खुश नहीं हो? क्या तुम मुझे दूर करने का प्लान बना रहे हो? तब जाकर उसे रियलाइज होता है, ओ भाई, मेरी तो एंगेजमेंट है। हम कहती है, चाहे तुम कुछ भी करो, मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, बस तुम भी मुझे छोड़ो मत। लड़का ऑकवर्डली बोलता है, मैं ऐसा इंटेंशन से नहीं जा रहा था। उसके इतना कहने पर हम इमोशनल हो जाती है। फाइनली तुम मेरे फीलिंग्स समझ रहे हो। उसके जाने के बाद लड़का सोचता है, ये छिपकली तो सच में डेंजरस है। अब तक की सबसे पावरफुल एनिमी यही निकली। तभी देखता है कि उसका सर्वेंट आगे जा रहा होता है और काफी चिपक भी रहा होता है। लो भाई, अब ये क्या सीन है? थोड़ी देर बाद सोसू उसका नहाते वक्त खुद कपड़ों में भीग के उससे पूछती है, मिस यान से रास्ते में मिले क्या? लड़का हैरान, तुम्हें कैसे पता? सोसू स्माइल करके कहती है, मेरे स्पाइस हर जगह है। लड़का सोचता है, पक्का यही तो थी जिसने मुझे चुगली करके फंसा दिया। तभी सोसू पूछती है, क्या ठीक है ना? लड़का कंफ्यूज्ड, हाँ, क्यों? उसे क्या होना है? फिर वो लड़की उससे बताती है कि उसका वॉरियर उसकी वाइफ के वॉरियर पे क्रश रखता है। भाई, ये तो बहुत इजी निकला, है ना? हमारा प्रोटैगनिस्ट के पास एक सर्वेंट है, उसकी ऑलरेडी एक वाइफ है, और अब ये सर्वेंट उसकी वाइफ के सर्वेंट पे फिदा है। क्या हो रहा है भाई? सब कुछ परफेक्टली बैलेंस्ड है। 1+1 2, या फिर इस केस में 2+2 4। अब सब कुछ सेंस बनाता है। जब वो अपनी वाइफ के पास से गुजरता है, कुंगवान ऑलरेडी आगे निकल चुकी होती है, फास्ट चलती हुई। ऑनेस्टली अजीब लगता है देख के कि किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट हो बिना डर के, क्योंकि उस जिंदगी में जो उसने पहले जी थी वहां ऐसी कोई सेपरेशन होती ही नहीं थी। अगर रिस्पेक्ट चाहिए होती थी तो लोगों को डराना पड़ता था, लेकिन अब उसे ये नया एक्सपीरियंस बुरा नहीं लग रहा। उसे लगता है शायद उसकी सोल इन्फ्लुएंस हो रही है इस नए बॉडी के वजह से। थोड़ा टाइम बाद जेल के अंदर केनविन कहता है कि उसने उस बंदे के मूवमेंट्स डिसेबल कर दिए प्रेशर पॉइंट से। तजे बस थैंक यू कहता है और बोलता है सेल खोल दो। जब वो अंदर जाता है, बंदा को ऑब्जर्व करता है और स्माइल करता है। उसका बॉडी पूरा डार्क एनर्जी से भरा हुआ था, एक असैसिन के लिए टिपिकल। और हमारा बंदा जिसे ईविल एनर्जी पसंद है, उसके लिए तो ये एक फीस था। वो कैन को बोलता है बाहर रुकने को, लेकिन कैन हेजिटेट करता है, कहता है अंदर जाना डेंजरस हो सकता है, और तजे क्या करने वाला है वो अकेला। लेकिन तजे फुल कूल मोड में बोलता है, वैसे भी तुमने पहले तो कुछ नोटिस नहीं किया था जब असैसिन बेड पे था उस रात। केनविन थोड़ा एम्बेरस्ड हो जाता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन तजे बोलता है मैं रिपीट नहीं करता। उस वक्त तजे का टोन बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। कैन तुरंत अंडरस्टूड बोलता है, सेल बंद करता है और बाहर खड़ा हो जाता है। वो शॉक में होता है, सोचता है कि ये वही यंग मास्टर है जो अब एक मार्शल आर्ट्स मास्टर जैसा प्रेशर दे रहा है। अचानक सेल के अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। किलवान तलवार निकाल लेता है, लेकिन तुरंत समझ जाता है कि ये तजे की आवाज नहीं है, ये तो क्रिमिनल चिल्ला रहा है। अंदर क्या हो रहा है ये समझ नहीं आता। तजे उस आदमी की सोल एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो एनर्जी को फील करता है, उसे लगता है ये बंदा एक्सपेक्टेड से ज्यादा डेंजरस है। और फिर उसे रियलाइज होता है कि ये सोल इतनी करप्टेड है कि उसके खुद के सोल को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए उसे सोल प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कैंसिल करना पड़ता है। प्रोसेस तब तक चलता है जब तक सिर्फ क्लीन एनर्जी बची हो। लेकिन इस बंदे का केस अलग था। उसकी एनर्जी इतनी बुरी थी कि तजे को खुद रिस्क लगने लगा। फिलहाल तजे डिसाइड करता है कि इसको लीगल वे से हैंडल करेगा।
मीनवाइल हाउस ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेज में मैडम अपने नेल्स चबा रही होती है, समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। 2 दिन हो गए उसका शैडो असैसिन पकड़ा गया तजे के हाथ, लेकिन तजे वापस आया ही नहीं। तभी एक बंदा आके बोलता है, मैडम जल्दी चलिए। और शैडो गोस्ट वापस आता है, लेकिन उसका बॉडी अजीब ट्विस्टेड और ट्रेम्बलिंग होता है। मैडम तुरंत प्रेशर पॉइंट हिट करने का ऑर्डर देती है ताकि उसकी बॉडी ठीक हो, लेकिन जैसे ही प्रेशर पॉइंट हिट होता है वो बंदा जेल जैसा गिर जाता है, सिर्फ स्केल्टन बचा होता है। मैडम तुरंत समझ जाती है कि ये काम मर्चेंट क्रू का है, वही ग्रुप जो तजे के फैमिली से कनेक्टेड है। वो पूछती है, डैनियोंग कहाँ है? बंदा बोलता है कि उनका प्लान था डैनियोंग को क्रिम्सन ड्रैगन क्लैन के मास्टर के पास भेजना, लेकिन मैडम कहती है प्लान चेंज हो गया, अब डैनियोंग जाएगी मास्टर तजे के पास। सर्वेंट कहता है, ये तो पागलपन है, ड्रैगन मास्टर को पता चला तो तबाही मच जाएगी। लेकिन मैडम बस कहती है, जो कहा गया है वो करो। उसका प्लान है हाउस ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेज से एक गिफ्ट भेजना यंग मास्टर तजे के पास। थोड़ा टाइम बाद एक अजीब सी अफवाह फैलती है ब्रॉथल में। कहते हैं अगर कोई उस लड़के के साथ रात गुजारता है तो अगले दिन और ब्यूटीफुल लगता है, जैसे दोबारा जन्म ले लिया हो। लड़कियां कहने लगती है वो कोई डिवाइन बीइंग है जो टाइम के पार से आया है। मैडम को लगता था ये सब एग्जैजरेशन है, लेकिन फिर डैनियोंग उसके सामने खड़ी होती है और कहती है कि वो तजे के साथ रहना चाहती है। मैडम हंसती है, अचानक ऐसे कैसे? डैनियोंग कहती है उसने खुद डिसीजन लिया है, तजे ने कुछ नहीं कहा और वो उसकी सेवा में जाना चाहती है। मैडम सीरियस हो जाती है, तुम अभी भी मेरे घर की प्रॉपर्टी हो जब तक सारे डेट रीपे नहीं हो जाते। मैडम उससे क्रिम्सन क्लैन के मास्टर के लिए रेडी होने को कहती है। फिर कंफ्यूज हो जाता है सीन, लेकिन पता चलता है कि डैनियोंग ने बाद में डिसीजन लिया था और मैडम का माइंड बदल दिया। अब डैनियोंग तजे के घर के बाहर खड़ी होती है, थोड़ी इनसिक्योर फील करती है, क्या पता तजे उसे एक्सेप्ट करे या नहीं। लेकिन भाई, तजे 30 दिन से ब्रॉथल जा रहा था, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो अपने रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है जब सर्वेंट आके बोलता है, यंग मास्टर आपके लिए विजिटर आई है। डैनियोंग आती है, अपने सीने पे हाथ रखती है, डीप बो करती है और कहती है, मैं जिंदगी भर आपकी सेवा में रहना चाहती हूँ। तजे कंफ्यूज होता है, लेकिन समझता है कि जब वो किसी की सोल प्यूरिफाई करता है तो उनका अपीयरेंस भी बेटर हो जाता है। उसका पहला सवाल होता है, सूसो ये लड़की कहाँ सोती है? सूसो कहती है, सर्वेंट हाउस में। तजे बोलता है, उसे कोई और जगह दिलाओ, ये लड़की और तुम दोनों मेरे पास रहोगी। सूसो शॉक में होती है, तजे ने लड़की को एक्सेप्ट भी नहीं किया और ऑलरेडी ऑर्डर्स देना शुरू कर दिया। सूसो सोचती है ये लड़की काम के लिए कुछ ज्यादा ही सुंदर है और फिर से वो वंडर करती है, हमारा यंग मास्टर इतना चेंज कैसे हो गया? अब जब उसने हाउस ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेस की सब लड़कियों के साथ टाइम बिता लिया है, अब वो हाउस ऑफ फॉलन फ्लावर्स जा रहा है। वहां वो सबसे ब्रोकन मेस्ड अप लड़कियों की तलाश में होता है जिनकी सोल्स करप्ट हो। वही उसका टारगेट होती है, करप्ट एनर्जी के लिए एक ट्रेजर। लेकिन जैसे ही वो अप्रोच करता है, एक बंदा बोलता है, रुको, उधर देखो। किमुन उस डायरेक्शन में देखता है और क्रिम्सन ड्रैगन का लीडर खुद आता है। वो कहता है, तुम ही हो जिसने डैनियोंग चुरा ली। मर्चेंट लोग तुरंत समझ जाते हैं ये बंदा आया है तो पंगा तो होना ही है। हमारे भाई तजे उस बंदे की तरफ देख के किम से पूछता है, ये इडियट कौन है? और फिर किम एक्सप्लेनेशन देना शुरू करता है, या दैट्स द मास्टर ऑफ द क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट, एक अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप जो यही कहीं सेटल हुआ है। टेन बस कैजुअली रिप्लाई करता है, अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप बस एक फैंसी तरीका है कहने का कि ये लोग ठग्स हैं। उसके वर्ड्स में क्लियरली डिसरिस्पेक्ट था। इतने नीचे लेवल के लोगों को इतना बड़ा नाम कैसे मिल गया? फिर लिटरली बोलता है, इग्नोर करो इन इडियट्स को, और बस वॉक ऑफ कर जाता है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ऑब्वियसली ये बात उन लोगों को पसंद नहीं आई। वो चिल्लाते हैं, आर यू रियली गोना इग्नोर अस लाइक दैट? और एक तो कहता है, ओए लिटिल गिगलो,
रुक जा वहाँ। अब ये बात तसन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। पर ऑनेस्टली थोड़ा एक्यूरेट निकनेम था ना। लोग तो इससे भी छोटी बातों पे ज्यादा रोस्ट हो चुके हैं। स्टिल हमारा सेलेस्टियल डीमन अंदर ही अंदर मटर करता है। हर रोज अपने प्रिटी फेस से इतनी नफरत होती है यार। और अब ये डैन टाइप वेयरडो उसे जिगलो बुला रहा है। दूसरा बंदा हंस देता है, फुल वाइड माउथ वाले स्टाइल में। लगता है बच्चे को डर लग गया। पर टॉने, ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स, सिर्फ एक कदम आगे बढ़ता है और कहता है, आई लीव द रेस्ट टू दोज हु सर्व मी। कुंगविन सब समझ जाता है, तुरंत अपनी तलवार ड्रॉ कर लेता है। दूसरी साइड के लोग भी रिएक्शन देते हैं। तभी क्रिम्सन ड्रैगन का बंदा चिल्लाता है, हाँ, क्या बॉडीगार्ड्स हायर करके हीरो बनने का नाटक कर रहे हो? आज दिखाता हूं असली हिम्मत किसे कहते हैं। जिंदा निकलना है तो डैनियल को हमारे हवाले करो। पर टॉने कोल्डली जवाब देता है, दैट्स नेवर गोना हैपन। और वैसे भी तू बोलता ज्यादा है, क्या तू अपनी जुबान से फाइट करेगा? और बैम, अगले ही सेकंड बंदा चार्ज करता है। किम्वीन चिल्लाता है, तजे हट जा। पर हमारा बंदा कूल एज एवर, डीमन मोड ऑन, बस हाथ से एक छोटी सी मूव करता है और डायरेक्ट पंच करता है उसके चिन पे। अनफॉर्चुनेटली पंच के बाद कुछ गड़बड़ हो जाती है। तजे का रिस्ट थोड़ा डैमेज हो जाता है। एक सिंपल मूव भी अभी उसके बॉडी के लिए ज्यादा है। फिर भी क्रिम्सन गैंग का बॉस सीधा जमीन पर जा गिरता है, ट्रैश के जैसा। केनविन थोड़ा वरीड होता है, पर तजे तो सीधा पूछता है, बाकी दोनों मरे या नहीं? केनविन कहता है, नहीं, बस बेहोश हुए है। टॉने रिस्पॉन्स, तू वाकई कमजोर है। फिर कैजुअली बोलता है, फिनिश देम और मेरे पीछे आओ। थोड़ा रुककर ऐड करता है, और हाँ, अगर कोई पूछे कि उस लीडर को किसने मारा, झूठ बोलना, मत कहना कि मैं था। बेचारा क्यों बस फ्रीज हो जाता है। ओके, अंडरस्टूड। पर अंदर ही अंदर सोचता है, ये बंदा बिना किसी वेपन के उस क्रिम्सन बॉस को कैसे मार गया? अब सब क्लियर हो गया था। असैसिन के साथ जो हुआ था वो सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं था। ये बंदा अब वो ओल्ड वाला तजे नहीं रहा। अगली सुबह हमारा चीकी बॉय उठता है डैनियल के बिल्कुल पास में। मुझे तो लगता है ये सोल एक्सट्रैक्शन सिर्फ नाम का है। क्लियरली बंदा एंजॉय कर रहा है। मुझे तो कोई करप्शन एक्सट्रैक्ट होती नहीं दिख रही, कुछ और करप्ट कर दिया लगता है। तजे खुद से इरिटेट हो जाता है कि उस बेकार बंदे को थोकने में रिस्ट लगवा लिया, पर जिगलो कहना बर्दाश्त नहीं करेगा। तभी एक नई एंट्री सुअन आती है। तजे देखता है और बोलता है, तुम आ ही गई। एज यूजुअल छोटी बात का टाइम नहीं। सीधा पूछता है, वाह यू हियर? तुम चाय पीने तो नहीं आए हो, राइट? सुअन डायरेक्टली पूछती है, जो लड़की तुम सर्व करवा रहे थे, क्या वो उस ब्रॉथल में से थी जहां तुम रोज जाते हो? शॉर्ट एंड सैवेज बंदा बोलता है, हाँ। सो व्हाट? वो उसकी क्लोक देखती है, हफ ओपन है, और पूछती है, क्या तुम ब्रॉथल से अभी आए हो? कंप्लीटली ऑनेस्ट, हाँ। बेचारी लड़की की होप वही टूट जाती है। फिर कहती है, एंगेजमेंट कैंसिल करनी पड़ेगी। तजे चिल मोड में, पर सुअन एक्सप्लेन करती है, जैंगले क्लैन से रिश्ता आया है और मोरिम अलायंस भी इन्वॉल्व है। अरे भाई, जैंगले तो जेंशन इम्पैक्ट में था, इधर क्या कर रहा है? जोक्स असाइड, हेरोन फोर्स्ड है रिश्ता तोड़ने के लिए, बट वो खुद इससे खिलाफ है। प्रॉब्लम है, रूमर्स फैल रहे हैं। सबको पता चल रहा है कि तजे ब्रॉथल में नाइट आफ्टर नाइट चिल कर रहा है। तजे समझ जाता है, तुम वॉर्न करने आए हो, राइट? कि जैंगले कुछ करवा न दे। सुअन कहती है, हाँ, हेरो ने कहा तुम्हें प्रोटेक्ट करो। तजे बस बोलता है, ये साले सब गंदे लोग हैं। सुअन चुप कराती है, इतना ओपन मत बोलो, वो लोग पावरफुल है। वैसे भी ये शानले क्लैन वही है जो उसे तब छोड़ गया था जब वो सेलेस्टियल डीमन था। अब फिर से गेम में घुस रहे हैं। मूनलाइट के नीचे कुछ देर बाद 3 लोग जंगल से वॉक कर रहे होते हैं। तजे थोड़ा एक्साइटेड लगता है, उसका बॉडी इवॉल्व हो रहा है, पर दूसरी साइड सुअन बस घूरती रहती है, फुल गुस्से में। तजे बोलता है,
अगर तुम्हें फॉलो नहीं करना तो मत करो। पर वो कहती है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे लिए ये छोटी सी मदद है। तजे सोचता है, बाहर से देखो तो लगता होगा मुझे इसकी ज़रूरत है, या मैं इसे चाह रहा हूं, या कुछ। तभी सडनली वो रुक जाता है। केनविन पूछता है, क्या हुआ? तजे बस पूछता है, कितने लोग छुपे हुए हैं? केनविन कंफ्यूज्ड होता है, फिर देखता है ट्रीज के ऊपर कुछ असैसिन्स छुपे हुए हैं। तजे कहता है, 3 नहीं, एक और छुपा हुआ है, टोटल 4। असैसिन्स नीचे आ जाते हैं। एक बोलता है, अब छुपने का कोई फायदा नहीं। व्हाइट हेड बंदा कहता है, तुम लोग रेजिस्ट मत करो, बस हमारे साथ चलो। तजे फिर से इग्नोर करता है। अपने सर्वेंट से कहता है, जरा देख के बता, स्ट्रेंथ डिफरेंस कितना है इस व्हाइट हेड गाय और तुम्हारे बीच। केनविन देखता है, कुछ एनर्जी दिख रही है, ब्लड की स्मेल भी आ रही है। क्लियरली बंदा नॉर्मल असैसिन नहीं है। केनविन बोलता है, वो स्ट्रांग है, पर मैं उसे ईजिली हरा सकता हूं। मैं उससे 3 लेवल्स ऊपर हूं। कॉन्फिडेंस देखो बंदे का। रोस्ट मोड ऑन अगेन डॉट। तजे बोलता है, तो अब तक खड़ा क्यों है? चल चेक करके दिखा। चेमवान 1 स्टेप फॉरवर्ड बढ़ता है। बैंडिट्स बस देखते रह जाते हैं। बंदा उनके बीच से वॉक कर जाता है, फुल स्टाइलिश। लीडर अपना कटाना निकालता है और कहता है, भाई के पास सच में कमाल की एनर्जी है, लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं होने वाली। पलक झपकते ही चेम के चेहरे के बिल्कुल पास तलवार आ जाती है, और दिक्कत यह है कि पहला अटैक डॉज करते ही वो बंदा तुरंत दूसरा अटैक करता है। इस बार ऊपर से चेम मुश्किल से अपनी कटाना निकालता है और अटैक ब्लॉक करता है। यहीं से असली फाइट शुरू होती है। हेड पे स्ट्राइक। बंदा डिफेंड करता है लेफ्ट राइट, बैक एंड फोर्थ। उस एनिमी के आसपास एक रेड ऑरा एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन उसके चेहरे पे शॉक दिखाई देता है, क्योंकि किमान एक्सपेक्टेड से काफी ज्यादा स्किल्ड निकला। तलवार कस के पकड़ता है और सोचता है, ये कोई नॉर्मल मर्चेंट का बॉडीगार्ड तो बिल्कुल नहीं है। वो जंप करता है किमान को स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन सुयन उसे वॉर्न करता है कि केयरफुल रहना चाहिए और कहता है कि हमें हेल्प करनी चाहिए। तसीन शांत है, बोलता है, एक ही स्ट्राइक में सब खत्म हो जाएगा। और उससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, बैम, काम हो चुका था। क्यों ने ऑलरेडी उस बेवकूफ को खत्म कर दिया था। सुएन शॉक में थी। किमा ने इतने स्किल फाइटर को इतनी आसानी से कैसे हरा दिया। तभी पीछे से तस कहता है, फिर से हाइवन ने डिसअपॉइंट किया, सिर्फ हाथ काटा। बहुत ज्यादा सॉफ्ट दिल है इसका। लड़की साइड में देखती है और सोचती है, ये बंदा तो सच में साइको है। लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी ये जानने में थी कि किमवान अचानक से इतना स्ट्रांग कैसे हो गया। वो कहता है, बस खड़ी मत रह, बाकी के काम निपटा। मुझे उनसे कुछ सवाल करने हैं, इसलिए मारना है तो सॉफ्ट तरीके से मारना। तभी कुछ कैप्टिव्स ग्राउंड पे पड़े होते हैं, बॉडी ट्विस्टेड जैसे उनके मेरिडियंस मैनिपुलेट किए गए हों। लेकिन दिक्कत यह है कि एक आदमी गायब हो गया। तसन को कोई चिल्लाता है, डॉज। वो साइड में देखती है, एक ब्लेड उसकी गर्दन तक आ चुकी होती है, लेकिन उससे पहले किम जंप करके उस आदमी का सिर ग्राउंड में घुसा देता है। तसन को इससे खुशी नहीं होती, क्योंकि किम ने उसे बचाने के चक्कर में एक 1 आर्म्ड असैसिन को भगा दिया। सीरियसली, ये सर्वेंट बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। किमवान माफी मांगता है कि वो किलर को छोड़ आया। टेसन सोचता है, अगर मैं अभी भी सेलेस्टियल डीमर होता तो ऐसी मिस्टेक कभी माफ नहीं होती। लेकिन इस बार वो ज्यादा गुस्सा नहीं होता। कहता है, जो चला गया वो तो वैसे भी वीक था। और तीनों कैप्चर्ड लोगों को ले आने को कहता है। थोड़ी देर बाद तीनों लाइन में बैठे होते हैं और टॉने पूछता है, इन तीनों का क्या करें? वो सजेस्ट करता है, मार देते हैं। ऑब्वियसली सिर्फ तीनों ही घूंट घूंट के बोलते हैं, भाई रहम करो। लेकिन तेन बोलता है, कोई इन्फो नहीं दे रहा तो टॉर्चर शुरू करते हैं और तुरंत सब बोलने लगते हैं, हम क्रिम्सन ड्रैगन सेक्स से हैं। वाइस लीडर का ऑर्डर था, मना करने पर मार पड़ती। तसीन थैंक्स बोलता है
और कहता है और इन्फो दो। फिर वो ऑर्डर देता है, इन तीनों को ले चलो, अब ब्रॉथल जा रहे हैं। सुअन कंफ्यूज्ड है, इतना सब होने के बाद भी ये ब्रॉथल जा रहा है। और फिर हम पहुंचते हैं हाउस ऑफ फॉलन फ्लावर्स। हॉल्स में मॉर्निंग गूंज रही होती है। बाहर 2 सर्वेंट्स रेड फेस के साथ ऑकवर्ड खड़े होते हैं। एक बोलता है, भाई ये टॉर्चर से भी ज्यादा पेनफुल है। वो दूसरे से कहती है, क्या ये ठीक है? तुम्हें अंदर चेक करने की जरूरत नहीं। वो बोलता है, नॉर्मल है, सुबह तक झेलना पड़ता है। स्वयं सोचती है, कुछ तो गड़बड़ है। क्या ये बंदा हर रात ये सब झेलता है? इवन कैप्चर्ड लॉग फ्लोर पे पड़े होते हैं, सब सुनते हुए। और हमारा बंदा रूम से बाहर निकलता है और क्या देखते हैं, तीनों छोटे गैंगस्टर्स के एक्सप्रेशंस सडनली प्योर इनोसेंट एनपीसीज जैसे हो गए। केमवान बोलता है, अजीब है, लेकिन उन्होंने सब कुछ बता दिया। लगता है प्लान ये था कि ताज को क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट में ले जाए किसी काम के लिए। और वो बंदा जो भाग गया था, उसकी आइडेंटिटी किसी को नहीं पता, क्योंकि वो सिर्फ बॉस के स्पेशल मिशंस के लिए आता है। TZM बोलता है, वो रैंडम ठग नहीं था, बस उसकी बदकिस्मती थी कि केलन रैंडम बॉडीगार्ड नहीं है। 99% लोग तो मर जाते उस फाइट में। वो कहता है, जंगली क्लैन का अभी तक कोई नाम नहीं आया, ये थोड़ा ऑड है। फिर कहता है, चलो वापस घर चलते हैं, इन तीनों को साथ ले चलो। थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। गेट ओपन करता है, उन्हें अंदर डालता है और बोलता है, रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। फिर किम जैन और सुयन को कहता है, ध्यान दो, अब मार्शल आर्ट सिखाने जा रहा हूं, जल्दी सीखना पड़ेगा। दोनों शौक में होते हैं। टेन कुछ सिखाता भी है। वो कहता है, रिस्ट्रिक्शन टेक्निक सीखो। सीक्रेट यह है कि एनर्जी को कैसे कनेक्ट करते हैं और दूसरे के बॉडी में फ्लो करवाते हैं। वो एक कैप्टिव के गले पे हाथ रखता है और वॉर्न करता है, गलत किया तो बंदा मर भी सकता है। फिर कहता है, अब अगर इसने डिसोबे किया तो अंधा हो जाएगा। और कैप्टिव कुछ कहने ही वाला होता है, लेकिन लेट हो चुका होता है। बंदा ट्विस्टेड सा गिरता है ग्राउंड पे। प्रोटैगनिस्ट बोलता है, प्रैक्टिस करो, यहां टेस्ट सब्जेक्ट्स की कमी नहीं। क्यों प्रैक्टिस करता है? सोचता है, ये सब टॉने ने कहाँ से सीखा? सुअन कंफ्यूज्ड है, ये दोनों ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं? तभी प्रोटैगनिस्ट का एक्सप्रेशन चेंज होता है। अब सिखाता हूं एक आदमी के टेस्टिकल्स एक्सप्लोड कैसे करते हैं, वही सेलेस्टियल डीमन जो शांति चाहता था ना। और कुछ सेकंड्स बाद दोनों कैप्टिव पेन में झुक जाते हैं। ये लोग उनकी सीरियसली ब्लास्ट कर दी क्या? फॉरेस्ट में मार देते, ज्यादा बेटर होता। पैरेलल हम देखते हैं आउंस पवेलियन। एक आदमी आता है टेबल के पास, जहां एक बियर्डेड आदमी स्क्रॉल पढ़ रहा होता है। वो पूछता है, हाउस ऑफ फ्रेग्रेंट रोजेस, पहला प्लेस जहां हमारा बंदा गया था, कुछ पहचाना क्या? वो बियर्डेड आदमी प्रोटैगनिस्ट का अंकल है, मास्टर ऑफ ओजिल पवेलियन, नाम है ब्याक वुहान, और बात करने वाला उसका बेटा बक्संगेल। वो कहता है, जल्द ही उनकी कमजोरी सामने आ जाएगी। फादर स्क्रॉल बंद करता है, फर्क नहीं पड़ता पहचाना या नहीं, बस इस इंसिडेंट का पूरा फायदा उठाओ। वो कहता है, वो परफ्यूम हाउस असल में एक इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो कोर्ट हाउस का नकाब पहने हुए थी, और इस मौके का यूज करना होगा उस प्लेस को गोल्डन बॉल मर्चेंट ग्रुप में इंक्लूड करने के लिए, जिसमें हमारे प्रोटैगनिस्ट का पूरा परिवार है। बेटा कुछ और बताने आया है। उसने कहा कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्ट तो अब टूटने के कगार पर है उस आदमी की मौत के बाद। अब अलग फैक्शंस बन गए हैं और उनमें से एक काफी डेंजरस है, गोल्डन सेलेस्टियल अलायंस। ये एक अलायंस है जो हास सिटी के कुछ मर्चेंट्स ने बनाया था। ऊपर से तो सब शांत और यूनाइटेड दिखते हैं, लेकिन असल में वो लोग उनके ग्रुप के खिलाफ है। अब बाप को लगता है कि ये हरामखोर फिर क्या नया चक्कर चला रहे हैं। बेटा कहता है कि वो नजर रखेगा और अगर कुछ भी अजीब दिखा तो तुरंत रिपोर्ट करेगा। थोड़ी देर के सन्नाटे के बाद बुद्धा पूछता है, ये क्या सुन रहा हूं मैं? तसीन को लोग किंग ऑफ द नाइट्स कहने लगे हैं। क्या कोई स्पेशल दवा खा रहा है? वो क्या चीज ले रहा है इतनी एनर्जी के लिए? बेटा कहता है,
मुझे कोई दवा के बारे में नहीं पता, शायद उसकी हेल्थ वैसे ही खराब हो गई है। इतनी एनर्जी तो वो ब्रॉथल के लड़कियों पर उड़ा रहा है। उसकी हेल्थ के हिसाब से तो ये काफी खतरनाक है। अपनी लाइफ छोटी कर रहा है वो। तब अंकल बोलता है, हाँ हाँ समझ गया मैं, सब ठीक है, लेकिन असली बात तो ये है कि वो अंदर ही अंदर जलन से मर रहा है। थोड़े समय बाद हमारे हीरो के मैंशन में सोसो पूछती है, ये बैंडिट जैसे लोग अब इतने शांत और तमीजदार क्यों बन गए? जैन कहता है, वो बैंडिट नहीं है, ईमानदार मजदूर है जो मैंने तुम्हारी मदद के लिए बुलाया है। वो बोलती है, पर उनका चेहरा देख के तो सस्पिशियस लगते हैं। जैन मन ही मन सोचता है, अगर हेल्प नहीं चाहिए थी तो मांगी ही क्यों थी? पर असली बात तो ये है कि सोसो अब सोचने लगी है कि जैन शायद वाकई में एक अच्छे इंसान है। उन्होंने उन गरीब लोगों को एक मौका दिया जो क्लियरली काम के लिए तरस रहे थे। तब जैन बोलता है, अब इनके नए नाम रखे जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन एक गुस्से भरी नजर देकर ही जैन ने उनसे जमीन पर माथा टेकवा दिया। वो बोलते हैं, ब्लैक 1, ब्लैक 2, ब्लैक 3 बनना हमारे लिए सम्मान की बात है। फिर जैन सोसो से कहता है, हो गया, अब ये इनके नाम है, तुम जैसे चाहो वैसे बुला सकती हो। उसके बाद पूछता है, क्युआंग कहाँ है? काफी देर हो गई उसे देखे हुए। सोसो बोलती है, इस टाइम पे तो यूजुअली ट्रेनिंग में होता है। जैन आसमान की तरफ देखकर कहता है, वो आदमी तो इतनी ईमानदारी से जीता है जैसे कोई एक सिंपल सा गार हो। क्या ये तारीफ थी या फिर छुपा हुआ था ना? वही दूसरी तरफ हाइंग विन अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके दिमाग में बस यही घूम रहा होता है कि कैसे जैन ने एक ही पंच में उस आदमी को हरा दिया। उसने कभी ऐसी टेक्निक नहीं देखी। वो सोचता है, जैन काफी अलग है, शायद वही मेरी ग्रोथ में हेल्प कर सकता है। तभी जैन उसके पीछे आता है और कहता है, चलो टाइम हो गया कोर्ट और हाउस विजिट का। हाइंग विन रुकता है और कहता है, एक बात पूछनी थी। जैन बोलता है, पूछो। हाइंग विन कहता है, आप अब छुपाना बंद कर रहे हो क्या? जैन थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछता है, क्या मतलब है? हाइंग विन कहता है, जब से आपने असैसिन को बेड पर ही मार दिया, क्रिम्सन के लीडर को खत्म किया, और अब ये रिस्ट्रिक्शन टेक्निक्स, मुझे पूरा यकीन हो गया है। जैन के दिमाग में अब ये चल रहा है कि क्या ये सच में सब जानता है। वो सोचता है, मुझे तो लगा ये सिर्फ एक डम स्ट्रॉन्ग टाइप है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही चिल हो गया। वो सोचता है कि अगर सच में ये जानता है कि मैं सेलेस्टियल डीमन हूं, तो मुझे शांत जिंदगी जीने का प्लान खत्म हो जाएगा। शायद इसको अभी मार देना चाहिए। लेकिन तभी हाइंग विन घुटनों पे गिर जाता है और कहता है, प्लीज मुझे अपना डिसाइपल बना लो। जैन थोड़ा हैरान होता है, फिर उसे समझ आता है, अच्छा तो ये मुझे कोई मार्शल आर्ट्स मास्टर समझ रहा है जो अपनी पावर छुपा रहा हो। हाइंग विन कहता है, मैं स्ट्रांग बनना चाहता हूं और बदला लेना चाहता हूं। मेरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया गया था। पर हमारे फिलोसफर जैन कहता है, रिवेंज को मोटिवेशन मत बनाओ। ऐसे हजारों लोग हैं जिनका सेक्ट बर्बाद हुआ है, तुम कोई खास नहीं हो। बेचारा हाइंग विन अपना ट्रॉमा शेयर किया और टोटल शटडाउन मिल गया। जैन कहता है, जो लोग इमोशनल वजह से ट्रेन करते हैं वो टिकते नहीं। जब वो फीलिंग्स खत्म हो जाती है तो वो लोग भी गायब हो जाते हैं। मैं सिर्फ उन्हें ट्रेन करता हूं जिनके अंदर प्योर डिजायर टू गेट स्ट्रॉन्गर होती है। हाइंग विन सिर झुकाता है और कहता है, समझ गया। थोड़ी देर बाद ब्रिज के पास जब सब लोग लेडी से मिलने जा रहे होते हैं, जैन कहता है, हाइंग विन अब तुम्हारा काम है उस लड़की से बात करना, एक्ट करना बंद करो। मैं सब समझ गया हूं। सुयन पीछे चल रही होती है और सोचती है, ये बंदा रोज ये सब करता है, मेरी लेडी को इसमें क्या देखा? पर अचानक जैन रुक जाता है और कहता है, खून की बू आ रही है। बाकी लोग कहते हैं, क्या? मुझे तो कुछ स्मेल नहीं आ रही। जैन बोलता है, इडियट्स हो सब, उस आदमी का जिसका हाथ काटा गया था। और इस बार मल्टीपल प्रेजेंसेस महसूस हो रही है। जैन तुरंत कमांड देता है, जाके मार डालो।
हाइंगविन बिना कुछ बोले डिसअपियर हो जाता है। सुयन अभी भी कंफ्यूज है, उसे तो कुछ महसूस भी नहीं हो रहा। तभी एक अटैक होता है और जैन ही उसका ब्लेड पकड़ के कहता है, वहां मत खड़ी रहो, मर जाओगी। वो एक डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है और कहता है, वहां जाओ और पूरी जान लगा दो। तभी एक आदमी अटैक करता है, वही व्हाइट हेड गाय, लेकिन इस बार बिना एक हाथ के। सुयन उसका सामना कर लेती है। वही सोचता है, ये लड़की क्युआंग से भी कमजोर है। वो उसे एक ट्रैप में फंसाता है। नीचे ब्लास्ट होने लगते हैं। सुयन समझ जाती है, ये सब तो सिर्फ मास्टर को मारने के लिए एक ओपनिंग क्रिएट करने का प्लान था। वो बंदा जैन पे चार्ज करता है और लगता है जैसे उसका ब्लेड जैन के सीने में चला गया। लेकिन जैन मुस्कुराता है और कहता है, ये वही पल होते हैं जहां असली और नकली में फर्क दिखाई देता है। जैसे ही उस बंदे ने देखा कि हमारा लड़का उस तलवार को अपनी बगल के नीचे पकड़ चुका है, उसकी आंखों का एक्सप्रेशन ही बदल गया। और उससे पहले कि वो समझ पाता कि हो क्या रहा है, उसे गले में एक जोरदार वार लगता है और वो खून की उल्टियां करता हुआ नीचे गिर जाता है। सुयन अभी तक हिल भी नहीं पाई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा कि उसने उस बंदे को एक ही वार में गिरा दिया। फिर से वही, वो उसे बोलता है कि चुपचाप खड़ी मत रहो, लड़ाई में हिस्सा लो। बेचारी माफी मांग रही होती है, कहती है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। वो उसे कहता है कि उस हारने वाले का शरीर उठाना मत भूलना, उन्हें उसका भी इस्तेमाल करना है। जब वो घुटनों के बल जाकर उस लाश को उठाती है तो सोचती है, क्या वाकई में तजे ने उस बंदे को हरा दिया? वो बंदा जिससे लड़ने का उसे शायद मौका भी ना मिलता। अब तो सुयन उसे बिल्कुल अलग नजरों से देख रही है ना? अब तो वो कह रही है कि उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसकी जिंदगी बदल देगा। लगता है अब ये बात कि वो हर रात किसी न किसी लड़की के साथ मोटेल में होता है, कोई मुद्दा नहीं रही। अब वो बुरी तरह चाहती है कि उसके साथ रह सके, ये जान सके कि उसने वो टेक्निक इस्तेमाल की तो कैसे की। चांदनी रात में साथ चलते वक्त उसे फिर से डांट पड़ती है। तजे बोलता है कि आज की परफॉर्मेंस देखकर तो तुम बहुत ही कमजोर हो। मुझे प्रोटेक्ट करने की बात सोचने से पहले तुम्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। आज से तुम्हें क्यूंगन से ट्रेनिंग लेनी होगी। वो थोड़ी हिचकती है, लेकिन कहीं न कहीं वो जानती है कि ये ट्रेनिंग भी उसके कहने पर ही हो रही है। हो सकता है आगे चलकर वो उसकी डिसाइपल भी बन जाए। लेकिन तभी सुयन का एक्सप्रेशन बदलता है और पूछती है, कुंवान कहाँ है? तजे कहता है, चिंता मत करो, वो अपना ख्याल खुद रख सकता है, अगर चाहो तो जाकर उसे ढूंढ लो। उधर कुंवान ने उस दूसरे गुंडे को हरा दिया था, या कहें कि इतना आसान नहीं था। वो थका हुआ सा बैठा है, कहता है, साला उम्मीद से ज्यादा टफ निकला। फिर भी उसने उसे हरा ही दिया। कुछ सेकंड के लिए वो एक पागल जैसी शक्ल बना के इधर उधर देखता है, लेकिन उसे कोई इंसान नहीं दिखता। मतलब उसके साथ आए दोनों कहाँ गए? अगले दिन ऑजवेल पवेलियन में फिर वही अंकल या पागल बूढ़ा, जो भी था। बात हो रही है कि टेसन अब कोर्ट्स हाउस जा रहा है कुछ लाशें लाने, जो उस बूढ़े के प्लान्स के खिलाफ है। वो खुद उन्हें एब्जॉर्ब करना चाहता था बिना किसी ड्रामा के, लेकिन अब जब टेसन ऐसा कर रहा है तो उसके पास कोई चॉइस नहीं बची। और जो आदमी ये खबर लेकर आया था, वो कहता है कि क्रिम्सन ड्रैगन सेक्स मास्टर ने भी कह दिया है, अब तो मास्टर तजे को ढूंढकर खत्म करना ही पड़ेगा। अंकल कहता है कि अब ये मामला ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। बहुत सारी नजरों ने एक ही बंदे को देख लिया है। अब ये गोल्डन वॉल मर्चेंट क्रू के रेपुटेशन पर असर डालेगा। वो खिड़की के पास जाता है और कहता है, लगता है तस अपनी हेल्थ रिकवर कर रहा है। जवाब मिलता है, यकीन करना मुश्किल है। हर रात तो वो अपनी एनर्जी पूरी तरह खर्च कर देता है, लेकिन फिर भी 100% कैसे बना रहता है? क्या वो कोई एलिक्सर ले रहा है? अंकल मुस्कुराकर कहता है, शायद एक दिन उस लेजेंडरी सीक्रेट का पता चल ही जाएगा। घर पर खाना टेबल पर लगा हुआ है और देखो, ब्लैक 1, ब्लैक 2 और ब्लैक 3 भी वही हैं। लड़कों को अब अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है, तुम लोग खा क्यों नहीं रहे? वो झिझकते हुए कहते हैं,
सर के साथ टेबल पर खाना थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कहता है, अब तुम मेरी टीम का हिस्सा हो तो सब साथ खाना खाएंगे हमेशा। ब्लैक 1, 2 और 3 झट से कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है।